नीट वाले लगा दिए, नीट के भी लगा दिए ना। अभी मैंने इसमें लॉजिक गेट की नहीं भेजी। यस सर, लॉजिक गेट की और भेज देंगे, है ना। उसको कल से खुला वीडियो को स्टार्ट करेंगे। क्या है बच्चा को दे दो। अरे सर वो तो ले लेंगे, बच्चा भेज दो हमने। थैंक यू। हमारे बेटे का बर्थडे है ना, उस दिन हम सबको मिठाई पेटीएम कर देना सर। पेटीएम कर देना। ठीक है, 10 रुपए पेटीएम कर देंगे, समोसा खा लेना होगा। एक डिसइंटीग्रेशन है, तो उसे हम बोलते हैं मतलब साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। व्हाट इज साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन? If a nucleate can decay simultaneously by two different processes. दो प्रोसेस जो नीचे कांस्टेंट जो हाफ लाइफ है वो अलग अलग होगी, और जो आपको शुरुआत में पेरेंट न्यूक्लियस है। अनमोल भाई कर लो, अनमोल कहाँ पढ़ रहा है? ऑनलाइन पेरेंट न्यूक्लियस समझा रहा होगा सर। सर आप सेमीकंडक्टर पढ़ाओगे न्यूक्लियर फिजिक्स? आज बेटा स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, एकदम बेसिक से बताएंगे। अच्छा चैप्टर है। इसमें नीट वाले बच्चे भी हैं क्या आज की क्लास में? यस सर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कल को ना वो आएगा स्टार्ट करेगा। सभी हो गए बात कर जो भी रह गया उसको बोल दो कि वो कनेक्ट हो जाए, उसके बाद में मीटिंग आईडी लॉक हो जाएगी, नो वन कैन कनेक्ट। सर 5 मिनट से आ रहे हो, दूसरी की चालू हो रहा है। अब वो आ गया। स्टार्ट करें। इस पूरे चैप्टर को हम एक कहानी की तरह पढ़ाएंगे। बहुत इजी चैप्टर है, हालांकि नीट में इसका क्वेश्चन कम पूछा जाता है, उतना नहीं पूछा जाता क्योंकि इसमें लॉग एंटी लॉग का थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन है, तो नीट वाले बच्चों को उतना पता नहीं होता। बट जे मेंस और जे एडवांस के लिए सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जे मेंस में यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, कभी कभी तो इस टॉपिक से दो क्वेश्चन भी जे मेंस में आ जाते हैं। एडवांस कर लो। हाँ आ जाएगा। बाहर कल भी तो होगा, उसको बुलाना है सर को 5 मिनट से आ रहे हैं। चलो ठीक है। गुड इवनिंग, कैसे हो? स्टार्ट करें आप। देखो तुम्हारे लिए रुके हुए थे। सर वहां भी आ सकते हैं क्लास में? हाँ हाँ आ सकते हो। निकले क्या लोग हैं? देखो लॉजिक गेट कल की क्लास में पूरा हो गया था, एक एक्सक्लूसिव गेट रह गए है ना, तो उसको मैं क्या करूंगा, जब मैं लॉजिक गेट के क्वेश्चन कराऊंगा तो विदाउट क्वेश्चन उस गेट को समझा दूंगा वहीं की वहीं। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा लॉजिक गेट के, अभी मैंने आपको पीवाईक्यू नहीं सेंड किए, तो जे मेंस के पीवाईक्यू और नीट के पीवाईक्यू लॉजिक गेट के हम आपको सेंड करेंगे और देखेंगे कि अगर कोई एक्सक्लूसिव गेट से कोई क्वेश्चन आया है तो उसको वहीं की वहीं समझा देंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं उसमें। और अगर नहीं लगा कि कोई क्वेश्चन नहीं है तो भी हम उसको थोड़ा सा बता देंगे डिटेल, है ना। बट अभी हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियाई और न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, अब तक ये बेसिकली लास्ट चैप्टर होता है मॉडर्न फिजिक्स का। अब हम इसको स्टार्ट कर ही देते हैं। स्टार्ट ही करो। Recording in progress. ओके, तो बेटा ये पहली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जे मेंस के लिए। जे मेंस में यहाँ से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को मैं बेसिकली दो पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ। पहला पार्ट है रेडियोएक्टिविटी का, दूसरा पार्ट है न्यूक्लियर रिएक्शन का।
रेडियो एक्टिविटी अलग है और न्यूक्लियर रिएक्शन अलग है। तो पहले पार्ट में हम रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, और न्यूक्लियर रिएक्शन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा सा, लेकिन एक क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछ लिया जाता है। नीट में थोड़ा सा मैं देखता हूँ यहाँ से कम क्वेश्चंस पूछे गए, एडवांस में तो पूछे ही जाएगा। ये जेईई मेंस और एडवांस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर 2021 के पीवाईक्यू देखेंगे तो यहाँ से मतलब हर एक सेट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो अब थोड़ा सा क्या है कि जो पेपर पैटर्न है वो मैकेनिक्स से हटके इन सब चीजों की तरफ ज्यादा आ गया है। कम्युनिकेशन सिस्टम से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन से, तो उसके ऊपर भी हम लोग एक दिन चर्चा करेंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम भी आपको पढ़ाना है। लॉक मीटिंग आईडी लॉक कर दीजिए, आप कर दे, लॉक कर दो मीटिंग आईडी, ठीक है। तो न्यूक्लियर के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। न्यूक्लियर क्या है, तो इसमें बेसिकली इट्स अ टॉपिक ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, तो इसमें हम हमारी जो पूरी चर्चा रहेगी ना, हमारी पूरी चर्चा का जो केंद्र बिंदु रहेगा बच्चों, वो रहेगा न्यूक्लियस। दो पार्ट है, तो न्यूक्लियस के ऊपर हमारी आज की पूरी चर्चा रहने वाली है। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कैसे होती है, न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी कैसे होती है, न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी से क्या होता है, न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है, रेडियोएक्टिविटी क्या है, किसने इसको बनाया, इसकी क्या यूनिट होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ था 1911 के आसपास, रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको आपने कहा था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मैं उसके बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, मैं तो आपको सिर्फ थोड़ा सा आइडिया देता जा रहा हूं। इन 1911 रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ओवर द गोल्ड लीफ। तो उन्होंने कहा था कि एक एटम के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां पे एक पार्टिकल को फेंका था तो 180 डिग्री के एंगल से वापस आ गया था। उन्होंने कहा था कि 100% ये कैसा चार्ज है, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है। 100% कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। 100% पॉजिटिव चार्ज है, मेजॉरिटी ऑफ मास को ये कवर किया हुआ है। तो 1911 में रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, और उस रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि इनसाइड अ एटम, एक एटम के अंदर एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है, देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ मास, देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ मास। और आप उसने एक पार्टिकल को, एक चार्ज को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किया था कि वो 180 डिग्री पे ही लौट के आया था। तो जो 180 डिग्री से लौट के आया तो वो 100% वहां पे क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। तो उसने कहा था कि देयर इज अ पॉइंट at which majority of mass and the charge of an positive charge is assumed to be concentrated. It's assumed to be concentrated, and that we called as nucleus. So यहाँ से nucleus की बेटा डिस्कवरी हुई। So from here nucleus came into the existence. nucleus की डिस्कवरी हुई। फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। 1932 के आसपास जेम्स चैडविक साहब आए। जेम्स चैडविक साहब ने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल होता है। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बताया। इन्होंने बेसिकली डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। एनयू को मैं न्यूक्लियस ही कहूंगा, न्यूक्लियस को मैं बार बार न्यूक्लियस नहीं लिखूंगा, न्यूक्लियस को मैं हर बार एनयू लिखूंगा। एनयू से आप कुछ और मत समझना, एनयू फॉर न्यूक्लियस, मेरे लिए अब एनयू न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ऐसा कुछ चलता रहा। शुरुआत हुई रदरफोर्ड जी ने की थी डिस्कवरी न्यूक्लियस की। हाँ, गोल्ड स्टील का नाम, गोल्ड स्टील प्रोटॉन का नाम, गोल्ड स्टील ने तो प्रोटॉन का किया था। अच्छा, प्रोटॉन, गोल्ड स्टील, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन किया था, गोल्ड स्टील ने प्रोटॉन का किया था, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन इसका जो श्रेय दिया जाता है न्यूक्लियस का, वो रदरफोर्ड को दिया जाता है। और रदरफोर्ड, अब आप थोड़ी देर बाद पढ़ोगे आप एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, उसकी यूनिट भी रदरफोर्ड, उसकी यूनिट भी क्या है, रदरफोर्ड। इसीलिए
हेनरी बैकवेल भी है, रदरफोर्ड भी है। अभी रुको, उसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे बहुत सारे। मैं तो अभी आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता रहा था, ऐसा कुछ स्टार्ट किया नहीं है मैंने। तो कहानी की शुरुआत में 1911 से 1911 में रदरफोर्ड आए, उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो यहां से उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। जल्दी बैठो, क्लास लेट हो रही है। फटाफट से कॉपी निकालो और हम साइलेंस को मेंटेन रखें। तो वापस से देख लेना दोबारा, न्यूक्लियस के ऊपर हमारी चर्चा स्टार्ट होने वाली है। न्यूक्लियस कहां से एग्जिस्टेंस में आया? 1911 के आसपास रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने बेसिकली बताया कि पूरे एटम के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे उस एटम का मेजॉरिटी ऑफ मास और मेजॉरिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है। उन्होंने इसको क्या कहा था? न्यूक्लियस कहा था। न्यूक्लियस को हम लोग एन से लिखने वाले हैं। उसके बाद में चैडविक आया, थॉमसन आया और दुनिया भर की खोजें होती है, उससे हमें लेना देना नहीं है। हम तो क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा सा मैंने आपको ओवरब्रीफ कर दिया कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, चैडविक ने न्यूट्रॉन को बताया था। तो न्यूक्लियस का अगर स्ट्रक्चर हम डिफाइन करें, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो बेटा ये आपका एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर दो बेसिक से पार्टिकल होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको आपने प्रोटॉन कहा है, जिसको आपने क्या नाम दिया है? प्रोटॉन। एंड एक बेसिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है बच्चों? एक न्यूट्रल पार्टिकल है, एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसके पास में कोई चार्ज नाम की चीज नहीं है। इसको आपने न्यूट्रल बाहर जा रहे हो। इसको आपने क्या नाम दिया है? न्यूट्रॉन नाम दिया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रॉन, आई एम सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो बेसिक से पार्टिकल होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, एक के पास में कोई चार्ज नहीं होता। थोड़ा सा कैमरा बदल कर देना उधर दिख देगा, थोड़ा सा उधर कर देना, थोड़ा सा डिक्लेक्ट कर जरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और थोड़ा सा, बस 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 तो बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर दो बेसिक से पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कलेक्टिवली इन्हीं पार्टिकल को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। इन्हीं को दीज आर द न्यूक्लियॉन। अब न्यूक्लियॉन क्या चीज है? न्यूक्लियॉन्स, एक छोटी सी टर्म आई है यहाँ पे न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियॉन इज व्हाट? Constituent of nucleus, that is what? Proton and neutron। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर चर्चा चल रही है। तो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ से न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ। न्यूक्लियस को हमने कहा इट इज अ पॉइंट, इट इज अ point where majority of mass and charge often positive charge of an atom is concentrated and that point we called as nucleus। उसके बाद चैडविक मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि न्यूट्रॉन इसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है ना। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और उसके बाद थॉमसन का प्लम-पुडिंग मॉडल आया था, उसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज को डिस्कवरी को बताया था। तो 1932 के आसपास चैडविक साहब आए, इन्होंने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया इनसाइड द न्यूक्लियस। अगर आप एक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हो तो एटम के अंदर एक पार्ट होता है, जहां पे एटम का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मानते हैं। इलेक्ट्रॉन के मास को क्या मानते हैं? उसके मास को कंसीडर नहीं करते। As compared to proton and neutron, the mass of electron is negligible। होने को तो इनका भी मास नेग्लिजिबल है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास itself a negligible mass, but as compared to proton, electron is negligible। As compared to proton and neutron, electron is negligible। Mass of proton
is approximately equal to the mass of neutron. दोनों का मास लगभग बराबर होता है 1.6 into 10 की पावर -27 है ना केजी। केजी 27 ग्राम में तो ग्राम तो मैंने केजी में बोला ना बेटा। तो फिर अगर ये न्यूक्लियस है, बात है ये न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर दो पार्टिकल होते हैं, बेसिक से दो पार्टिकल है। प्रोटॉन, एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हमने प्रोटॉन कहा है, और एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है उसको हमने न्यूट्रॉन कहा है। और ये दोनों पार्टिकल दीज आर द कांस्टीट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियस दैट वी कॉल्ड एज न्यूक्लियस। यहां तक आप फटाफट लिखेंगे, मैं तब तक मार्कर लेके आया। सर इसके क्वेश्चन आते हैं क्या? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन आते हैं? अब बोलने तो दीजिए सर, इसकी हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं क्या? हमने बोला हमने केजी में एक बार बोल दिया तो नहीं, ये तो इससे हो रहा है, सर से ढूंढ रहा है, ये दिख रहा है क्या होगा। आश्रय पकड़ लिया पीछे तूने डर बोला, हमने डर बोला, उसने बोला था, मैंने बोला कि 8 या 9 में डाटा भी जानना स्टार्ट हो वो डाटा सीख लिया? अरे यार तुम इतनी बार थर्ड फ्लोर से नीचे जाके आ गए हो सही में? चल रफ करें, आप सुनिए। तो एक मिनट मैं साइड में साइंस ना साइंस बनाई बहुत अच्छे के लिए है, लेकिन बड़ा मिसयूज होता है। रफ करें सर, एक मिनट। जो भी अच्छी चीज बनती है उसका हर एक अच्छी चीज का मिसयूज तो है। चलिए एक्सेप्ट स्टडी तरीका मिसयूज होता है। रफ करें, आगे बढ़े। तो न्यूक्लियस की हम बात कर रहे थे, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस, इसी को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, दैट वी कॉल्ड एज व्हाट? एटॉमिक सारे एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, और इसको बच्चों डिनोट करते हैं जेड से, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा, इस एटॉमिक नंबर, इसको न्यूक्लियस के अंदर, मेरी बात सुनना ध्यान से, न्यूक्लियस के अंदर जितना भी प्रोटॉन है, जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है, दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, उसको डिनोट किया जेड से। प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन के पास कैसा, न्यूट्रॉन के पास में कैसा चार्ज है? तो जितना भी न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होगा वो जस्ट बिकॉज़ ऑफ प्रोटॉन होगा। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना उसके पास क्या होगा? चार्ज होगा। इसीलिए हम इसको चार्ज नंबर भी कहते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? चार्ज नंबर। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? चार्ज नंबर भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज चार्ज नंबर। बात आई समझ में? तो एक न्यूक्लियस के अंदर जितना भी प्रोटॉन का नंबर होगा, दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक नंबर तो आपने पढ़ा ही होगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा मतलब था हम उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और तो जेड ही हमारा क्या है? चार्ज नंबर। जेड ही क्या है? टोटल न्यूक्लियन, टोटल न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस में जब भी बोलूंगा आप अपने आप समझ जाएंगे मैं बात कर रहा हूं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। टोटल न्यूक्लियंस दैट रिप्रेजेंट द मास नंबर, दैट रिप्रेजेंट द मास नंबर।
इसको बेटा आप ए से लिखते हैं, इसको हम ए से लिखते हैं। तो कोई भी आपके पास एलिमेंट एक्स वाई जेड है, अगर आपके पास एक एलिमेंट है एक्स, एक एलिमेंट है एक्स, तो उस एलिमेंट एक्स को कुछ ऐसे लिखा जाएगा, या ऐसे भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो जेड है ना, जेड रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को, ए रिप्रेजेंट कर रहा है उसका मास नंबर, मास नंबर इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस, और एक्स वो एलिमेंट है, एक्स वो एलिमेंट, एक्स वो एलिमेंट है। जैसे अगर हम बात करें प्रोटॉन की, अगर हम बात करें किसकी, बाद में लिख लेना, पहले सुनते चलो इधर। प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन तो P है, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन के पास में चार्ज होता है, इसको हमने 1 माना। प्रोटॉन के पास में एटॉमिक नंबर 1 हो गया। अगर हम ऐसे न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन को कुछ लिखा जाता है N001। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल मास कंसीडर किया जाता है, लेकिन चार्ज -1 है, कुछ इस तरह लिखा जाता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। आगे बढ़े, इसको रख करें। सर आपने लिख दिया, ठीक है बेटा, मैं तो पूछा, तुम लोग ऐसे भड़कते जैसे पत्थर फेंक के मारो। ये तो ऐसा मतलब एक मिनट जैसे कोई गुनाह कर दिया हो हमने बोल के। तो खैर ना कि हम टीचर हैं, जो थप्पड़ मारता टीचर, अरे भैया तुम मारते जिस हिसाब से बोले, हमको तो लगा ही ऐसा। रफ करें, थोड़ा सा जल्दी लिखो, हम तुम्हारे लिखने की वजह से हर बात 2 लेक्चर चल रहा है। सर साथ में बात के लिए तो 4 लेक्चर पीछे चला जाता है। आज कितने करवाया, आज तो काउंट बात है, हम तो बात सही है, चूना मारता है। चल रफ करें, दुआ लगा दे। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर ग्रुप्स। क्या, किसके बारे में बेटा, न्यूक्लियर ग्रुप्स, न्यूक्लियर ग्रुप्स। हालांकि आपने पढ़ा रखा है, इसमें कोई मैं कुछ नया नहीं बताने वाला। न्यूक्लियर ग्रुप्स क्या है, बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी इन द न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू द सम ग्रुप्स। आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हजारों एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब के अंदर न्यूक्लियस है, तो उन न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी होगी, इन द मास नंबर, इन द एटॉमिक नंबर, इन द केमिकल प्रॉपर्टी, इन द मॉलिक्यूलर वेट। उन सिमिलर प्रॉपर्टी के आधार पे हमने उन एलिमेंट्स को कुछ ग्रुप में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और उन ग्रुप्स को ही हमने क्या कहा है, न्यूक्लियर ग्रुप्स। क्या कहा है बेटा, न्यूक्लियर ग्रुप्स। हेडिंग लगाइए, न्यूक्लियर ग्रुप्स, न्यूक्लियर ग्रुप्स। मैं ही लिखाऊंगा साथ साथ, देखिए, बेस्ड ऑन सिमिलरिटी इन द न्यूक्लियस, बेस्ड ऑन similarity in the nucleus structure, based on similarity in the nucleus structure, different elements are divided, different elements are divided, different elements are divided, different elements are divided into the some groups। हाँ जी बेटे, पर सिमिलरिटी की बात क्या था? Based on the similarity in the nucleus structure, based on the similarity in the nucleus structure, different elements are divided in different groups। पहला ग्रुप है आपका आइसोटॉप। आइसो का मतलब होता है इक्वल, आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल। अब कुछ ना कुछ तो इक्वल होने वाला है। आइसोटॉप,
आइसो का मतलब इक्वल है, जहां भी आइसो लगेगा वहां इक्वल तो है। तो आइसोटॉप बेसिकली दीज आर द एलिमेंट्स, these are the elements. Isotopes are the elements which have same atomic number but different mass number. Isotopes, these are the elements which have same atomic number, that is Z, but different mass number. Different mass number, that is A. मतलब Z का वैल्यू तो सेम है, Z का वैल्यू क्या होता है आइसोटॉप के लिए सेम, Z का वैल्यू क्या है सेम। ऐसे मेरी बात सुनिए, अगर आइसोटॉप की हम बात करें तो आइसोटॉप ऐसे एलिमेंट हैं उनके लिए एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर। अगर एक न्यूट्रल एलिमेंट की बात करें तो जितना उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा। तो मतलब एटॉमिक नंबर बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, एटॉमिक नंबर क्या बताता है बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अगर ये सेम है तो उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आपके पास दो एलिमेंट है, अगर आपके पास सपोज करो एक एलिमेंट X है, पानी छोड़ दिया शावर चल रहा है और ये पता नहीं इसको बाहर शांत हो गया। तो आपके पास दो एलिमेंट है, एक X है एक Y है, आई एम सॉरी X है एक Y है। इसका एटॉमिक नंबर मान लो सपोज करो इसका 10 है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है 10। तो ये दोनों क्या हुए ये आइसोटॉप है, ये क्या है बेटा आइसोटॉप है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 10 है तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 10, इसके अंदर भी कितना होगा 10 होगा। एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या रहेंगी सेम होगी। आई बात समझ में, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहने वाली है सेम रहने वाली है। तो आइसोटॉप दिस इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन व्हिच आइसो रेफर्स टू द इक्वल। इक्वल क्या है यहाँ पे Z इक्वल है। Z इक्वल से हमें क्या समझ में आया, अगर एक न्यूट्रल एलिमेंट है तो उसके अंदर जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस ग्रुप में सबका सेम है तो उन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। अगर उन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या रहेंगी सेम। बात आई समझ में, फटाफट अरे यार इतनी देर में तुम लोग भूल ही सकते थे। रफ करूं सर। आज अगला आता है बेटा आइसोबार। अगला क्या आता है आइसोबार। मेरा कुछ नहीं है, इधर देखना। आइसो का मतलब क्या है इक्वल। ये ऐसा ग्रुप होता है एलिमेंट्स का जिसका सेम मास नंबर है, जिसका सेम क्या है मास नंबर, सेम मास नंबर यानी कि A सेम है बट डिफरेंट क्या है एटॉमिक। डिफरेंट क्या है एटॉमिक, यानी कि इस बार यहाँ पे A की बजाय Z के बजाय A सेम होने वाला है। तो मॉलिक्यूलर वेट सेम रहेगा सबका, मॉलिक्यूलर वेट सबका सेम रहेगा। केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज
चेंज हो जाएंगे। मतलब ऐसे ये एक ऐसा ग्रुप है जिन सबका एलिमेंट का मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या हो रही है बेटा, चेंज। उसको कहते हैं आइसोबार। उसको हम क्या कहते हैं, आइसोबार। अगला आता है आपके पास, रफ करो इसको। अगला आता है बच्चों आइसोटोन। अगला क्या आता है, आइसोटोन। अच्छा, न्यूट्रॉन नाम सुना है क्या आपने? तो यहाँ पे these are the element which have same number of neutrons, same number of neutrons। अच्छा सुनिए, same number of neutrons, number of neutrons। आपके पास कोई एलिमेंट x है, मेरी बात सुनो पहले, कोई भी एलिमेंट x है, उस x का जैसे सपोज फॉर एलिमेंट x, for a element x and it is such that इसका एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, a minus z, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स that refers to the mass number, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में क्या आता है, इधर देखो थोड़ा सा और समझो। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और ये किसके इक्वल होता है बेटे, मास नंबर के। किसके इक्वल होता है, मास नंबर को आपने क्या कहा, a कहा। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में आता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं, z। तो यहां से आप कहोगे टोटल z प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू a। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ गया, a माइनस z। बात है समझ में, फटाफट लिखिए। तो ये आइसोटोन एक ऐसा ग्रुप होता है जिनके लिए a माइनस z क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। a माइनस z क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। दिस इज अ ग्रुप फॉर व्हिच a माइनस z। एग्जांपल से कोई नहीं है, आप न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल दे देंगे। C612 और बोरॉन को C5 एक और आता है आइसोडाइफर। एक नेक्स्ट आएगा बेटा आपका आइसोडाइफर। आइसोडाइफर ना ऐसे एलिमेंट होते हैं, इनके लिए difference in neutron and proton constant होता है। These are the element for which difference in neutron and proton remains same। न्यूट्रॉन क्या होता है, a माइनस z माइनस z, ये क्या रहता है, कांस्टेंट। यानी कि a माइनस 2z दैट इज कांस्टेंट। ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं आइसोडाइफर। ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं आइसोडाइफर्स। ठीक है, अब हम आते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस।
साइज ऑफ क्या बेटा ऐसे तो हजार ग्रुप्स बनेगा हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स में एक दो ग्रुप काम आने वाला है फर्क करना है ऐसा समझ अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करें इन सारे एलिमेंट्स के ग्रुप देखें तो पता नहीं कितने ग्रुप्स हमें उनसे मतलब भी नहीं है हमें दो ग्रुप्स हमारे काम के न्यूक्लियस से रिलेटेड ये दो ही है साइज ऑफ न्यूक्लियस तो ऐसा कहा गया ऐसा हजारों एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर ये डिसीजन लिया गया कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है ना वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर मतलब ऐसा कि हाइड्रोजन का मास नंबर सबसे कम है आप हाइड्रोजन के आगे बढ़ते जाओगे तो उसका मास नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वॉल्यूम भी उसका बढ़ता जाएगा तो किसी भी जो न्यूक्लियस होता है कोई भी जो न्यूक्लियस होता है अगर आप उस न्यूक्लियस का वॉल्यूम देखोगे इट इज बेस्ड ऑन द थाउजेंड ऑफ एक्सपेरिमेंट ये इंपीरियल रिजल्ट है इसमें आप लोगों को इसका लॉजिकल प्रूफ दो तो वो हम नहीं दे सकते एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट ने जिनका एटॉमिक नंबर 200 से ऊपर था उनका देखा जिनका कम था उनका देखा तो उन्होंने कहा कि ऐसा एक रिजल्ट उन्होंने बताया कि जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके मास नंबर के जैसे जैसे आप मास नंबर बढ़ाओगे साइज ऑफ न्यूक्लियस भी बेटा बढ़ती जाएगी तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर वॉल्यूम यानी कि साइज मास नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की साइज भी बढ़ेगी मतलब एक बात तो आपको क्लियर है कि अगर आपके पास में एक हैवी न्यूक्लियस जिसका मास बहुत ज्यादा है तो उसकी साइज बड़ी होती है एज कंपेयर टू द लाइटर न्यूक्लियस ओके तो अगर आप यहां से कहो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस मान लो कि वो स्फेरिकल होगा तो उसका वॉल्यूम होने वाला है 4/3 पाई r 4/3 दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a क्या है मास नंबर a क्या है मास मतलब जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है वॉल्यूम दैट कॉन्स्टिट्यूट द साइज ऑफ न्यूक्लियस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास नंबर के मास नंबर बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगी तो यहां से 4/3 भी कांस्टेंट है पाई भी कांस्टेंट है आप ऐसा कह सकते हो दैट r is directly proportional to a की पावर 1/3 r is directly proportional to a की पावर 1/3 तो ये जो r है ना ये जो r है इसी को कहते हैं न्यूक्लियर रेडियस मेरी बात ध्यान सुनते चलो पूरी इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर रेडियस अब सुन लो ये कहानी टाइप का है इसमें लिखने लिखने जैसा कुछ है नहीं ये जो न्यूक्लियर रेडियस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्यूब रूट ऑफ मास नंबर के क्यूब रूट ऑफ मास नंबर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो फर्मी एक साइंटिस्ट थे उन्होंने ये रिजल्ट डेराइव किया था तो उनके नाम पे ही कांस्टेंट है r = r नॉट a की पावर 1/3 फर्मी कांस्टेंट इसी को कहते हैं हम r नॉट एक फर्मी कांस्टेंट है क्या है फर्मी कांस्टेंट है 1 फर्मी = 10 की पावर -15 मीटर होता है तो ये फर्मी लेवल की होती है इसकी साइज फर्मी 1 पॉइंट इसका जो वैल्यू होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.2 * 10 की पावर -15 मीटर होता है और 10 की पावर -15 मीटर को बेटा फर्मी कहते हैं तो इसकी वैल्यू आप कह सकते हो 1.2 फर्मी दिस इज द न्यूक्लियर रेडियस अब कहानी स्टार्ट हो जाएगी आपकी छोटी छोटी सी चीजें थी जो मैंने आपको बता दी न्यूक्लियस के बारे में अब हम सीधे आ जाते हैं रेडियो एक्टिविटी क्या चीज है क्या पता है क्या पता है हाँ इसको टाप लिख लिया नहीं लेगा अभी लिख लिया अब ना इंटरेस्टिंग सी कहानी है इसमें आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट लेंगे तो आपको मजा आएगा मतलब पार्टिसिपेट का मतलब चलिए तो लिख लो सर
कितने दिनों का ये मना है? क्या कितने दिनों का इसको 3 दिन का सर एक हफ्ते में सर्टिफिकेट रख रहा था और उनको टास्क मिला था 15 तारीख तक जो है डे ऑफ फिक्स खत्म करना है, तो पता चला ये खत्म हुआ है। रोज आए राम क्या 3 लाख तक काम देख रहे हैं क्या कह रहा है? इस सेकंड में थर्ड से यहाँ आ रहे हैं 3 लेक्चर में तो नहीं, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि कैसे पढ़ा है इसको। इधर देखिए स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो अब आप पेन थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, हां हेडिंग तो डाल लीजिए। अब पूरी कहानी सुनना। ये वैसे कहानी है ना एससी वर्मा की बुक में लिखी हुई है एज इट है, वर्ड बाय वर्ड। मैं आपको वही सुना रहा हूँ जैसा उसमें लिखा हुआ। सुना सुना है? तो अब तक हमने पढ़ा था न्यूक्लियस। ये कहानी यहीं से शुरुआत है। ये तो मैंने इसकी थीम बताई मतलब मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया दिया न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एटम के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एटम का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है और सारा का सारा चार्ज भी होता है। एटम का चार्ज जनरली क्या होता है? पॉजिटिव मान के चला हमने कि वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, न्यूक्लियस को हमने पढ़ा। न्यूक्लियस के अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं जिनको हमने न्यूक्लियस का, एक प्रोटॉन होता है एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज है। Total number of proton that refers to the atomic number of the element. Total number of nucleons that collectively, total number of proton and total number of neutron that refers to the mass number. थोड़ी सी मुझे एक और चीज पता चली कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे साइज ऑफ न्यूक्लियस भी बढ़ेगी। मतलब अगर आपके पास एक छोटा सा न्यूक्लियस है, ये छोटा न्यूक्लियस है, अगर इसका मास नंबर बढ़ेगा तो एक बड़ा न्यूक्लियस भी हो सकता है, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। अब हम न्यूक्लियस के ऊपर चर्चा करते हैं, वो कहानी सुनते हैं। कहानी ऐसी है बेटा, ये एक न्यूक्लियस है, ये क्या है? ये न्यूक्लियस। अब कहानी सुनते चलो, बाकी में लिख लेना, लिखने में कुछ है नहीं। इसके अंदर 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस है। अब लिखने जैसा कुछ नहीं है, कहानियां आराम से ध्यान से सुनिए, पूरा क्लियर ही हो जाएगा आपको यही। उसके बाद तो फॉर्मूला है, क्वेश्चन करो सॉल्व कर। ये एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे को पता चल गया कि न्यूक्लियस की साइज फर्मी में है। इतना तो सबको पता चल ही गया है कि जो न्यूक्लियस की साइज होने वाली है वो फर्मी लेवल की है। फर्मी लेवल यानी कि 10 की पावर -15। इसका मतलब तो क्लियर है साहब कि न्यूक्लियस की साइज बहुत कम है। न्यूक्लियस की साइज बहुत कम है। अगर न्यूक्लियस की साइज बहुत कम है तो ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। तो बहुत कम साइज के अंदर these nucleons are bounded, these nucleons are बहुत कम साइज के अंदर, फर्मी लेवल के अंदर 1 2 3 4 पार्टिकल इस फर्मी लेवल के अंदर है। अब होगा क्या? आपने देखा कि प्रोटॉन ये क्या है? पॉजिटिव। ये कौन है? अरे राम, अब ये इसको रिपेयर करेगा, तू निकल बाहर, ये भी कहेगा तू भी निकल बाहर। अब ये डिस्टेंस बहुत कम है तो फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा। अब क्या है? अब तो ये क्या होगा? तो बाहर निकल, न्यूक्लियस टूटेगा, न्यूक्लियस प्रोटॉन का बाहर निकलेगा। और प्रोटॉन की भी शर्त होती है, मैं साला अकेला बाहर नहीं जाऊंगा, पीछे आपको लेके ही जाऊंगा, नहीं निकलेगा। सुनिए अभी आप, तो एक बात बताओ, इस न्यूक्लियस को तो क्या होना चाहिए? टूटना चाहिए। इस प्रोटॉन को भी क्या होना चाहिए? बाहर जाना चाहिए। न्यूट्रॉन आराम से शांत है, पूरा खेल देख रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे। न्यूट्रॉन का क्या रोल है इसमें? कोई रोल नहीं। न्यूट्रॉन के पास में चार्ज है क्या? नहीं है। तो कहानी की शुरुआत हुई कि आपके पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में लड़ाई शुरू। प्रोटॉन ने इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाया। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ओवर दिस प्रोटॉन ड्यू टू दिस। तो फोर्स तो हमेशा पेयर में लगेगा, इसके ऊपर लगा दी, बात खत्म, दोनों बाहर निकले। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है साहब कि न्यूक्लियस स्टेबल है, न्यूक्लियस स्टेबल है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोटॉन बाहर नहीं निकल सकते। इसका मतलब ये है कोई ना कोई है जो इस फोर्स को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। कोई ना कोई है जो इस फोर्स को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है, काउंटर कर रहा है।
तो न्यूक्लियस के अंदर वो फोर्स कहां से आया? न्यूक्लियस के अंदर वो फोर्स कहां से आया? हाँ, न्यूक्लियस के अंदर भी एक फोर्स और होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। आपने एनएलएम में पढ़ा होगा तो थोड़ा सा आपको ज्ञान की बूंदें छिड़की होंगी। 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग और वीक। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, अब ये आता है पिक्चर, कौन आता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। इसके लिए सारी बातें सही है, इसकी छोटी-छोटी बातें सुनो। ये सब अट्रैक्टिव इन नेचर। कैसा है? अट्रैक्टिव इन नेचर। कहानी सुनते चलना, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात ये है, सबसे अच्छी बात इसकी ये है, इट डज नॉट डिपेंड ओवर द चार्ज, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। लेकिन कहते हैं ना कि जहां कुछ अच्छाई है बुराई भी है, काजल की जैसी बुराई भी है। चेहरे पर एक काजल की टिप्पी लगी होती है, वो है कि इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज, इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज, बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है। और इसकी जो रेंज होती है वो 10⁻⁻15 मीटर तक की होती है। अगर इससे ज्यादा सेपरेशन होगा तो ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, जब इस न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिपेल कर रहे थे, तो इस न्यूट्रॉन में, ये न्यूट्रॉन, इसका मतलब है ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है? चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब इसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। न्यूट्रॉन भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव नेचर, अट्रैक्टिव नेचर का है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी, और प्रोटॉन मतलब ये न्यूट्रॉन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये न्यूट्रॉन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये प्रोटॉन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और इन सब का रिजल्टेंट, इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट, इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट ऐसा आएगा, इसको आपने कहा दिस इज द एफ नेट। इन तीनों का जो इस एफ को क्या करेगा बेटा? काउंटर करेगा। जो इस एफ को क्या करेगा? काउंटर करेगा। और इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल बाहर नहीं निकलेगा, आपका न्यूक्लियस क्या रहेगा? बात समझ में आई? बात समझ में आएगी नहीं आएगी? खाना बोलना पड़ेगा यार, बोलना पड़ेगा। सुनो वैसे ही तरह अभी सुनो, कहानी के बीच में मत छोड़ो। अभी क्या हुआ कि इतना तो आपको पता चला कि एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन ने प्रोटॉन को रिपेल किया, तो बचाने के लिए आया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की कुछ बातें जो आपने पढ़ी की, वो अट्रैक्टिव इन नेचर है, चार्ज इंडिपेंडेंट है। अगर न्यूट्रॉन है तो वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, प्रोटॉन भी करेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी करेंगे, न्यूट्रॉन भी करेंगे। चार्ज से कोई लेना देना उसको नहीं। तो उन सबका जो क्यूमुलेटिव फोर्स लगा प्रोटॉन के ऊपर, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, वो उसको बैलेंस कर रहा है। यानी कि इन सबका, न्यूट्रॉन की वजह से, इस प्रोटॉन की वजह से, इस न्यूट्रॉन की वजह से, इस प्रोटॉन के ऊपर जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सन का लग रहा है, उतना इसके ऊपर किसका लग रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से इन दोनों फोर्स के बीच में बैलेंस है। किस-किस के बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इलेक्ट्रोस्टैटिक, that is equal to F स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो इसकी वजह से आपका न्यूक्लियस क्या है बेटा? इसकी वजह से आपका न्यूक्लियस क्या है? स्टेबल। पूरी दुनिया एकदम टिकी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्टेबिलिटी मिली हुई। लेकिन दिक्कत कहां होती है साहब? दिक्कत कब होगी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की भी अपनी एक सीमा है, कितना रोकेगा। अगर रेंज बढ़ेगी तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो काम नहीं करेगा। लेकिन रेंज कैसे बढ़ेगी? आप मास नंबर बढ़ाओ तो साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो रेंज भी बढ़ेगी। इसका मतलब एक चीज जो मैंने आपको पहले बता दी कि अगर आप मास नंबर बढ़ाते हो, अगर आप मास नंबर बढ़ाते हो तो रेडियस बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस बढ़ेगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस भी बढ़ेगा।
अगर हम बात करते हैं इफेक्टिवली, अगर एक कंडीशन मान ली, अगर एटॉमिक मास नंबर 200 से बड़ा है, एक छोटी सी कंडीशन मान ली, A इज ग्रेटर देन 200, A इज ग्रेटर देन, सीधा वाक्य में यहां आ गए, A इज ग्रेटर देन 200। A जब 200 से ज्यादा होता है ना दोस्तों, तो क्या होता है, न्यूक्लियस की साइज भी बड़ी होती है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अब न्यूक्लियस की साइज ऐसी है, अब न्यूक्लियस की साइज तो बड़ी हो रही, न्यूक्लियस की साइज तो बड़ी होनी थी। अब क्या होगा बच्चों, जब न्यूक्लियस की साइज बढ़ गई तो मानो कि एक प्रोटॉन यहां कहीं, एक प्रोटॉन यहां है, दिख गया ये वाला प्रोटॉन, एक प्रोटॉन यहां भी है, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों प्रोटॉन है, उसको कोई ले जाएगा नहीं, एक यहां एक न्यूट्रॉन, बात को गहराई को समझो, एक प्रोटॉन यहां है, एक प्रोटॉन यहां है, एक प्रोटॉन यहां है, एटॉमिक नंबर इसका 200 से ज्यादा है, एटॉमिक नंबर इसका 200 से ज्यादा है, 200 से ज्यादा प्रोटॉन उसमें होंगे और वो इसके अंदर है, न्यूट्रॉन भी होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे। लेकिन एक बताओ, इस प्रोटॉन का इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, हाँ या ना? इस प्रोटॉन का इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, हाँ या ना? और इन जितने भी प्रोटॉन है ना इसके अंदर, वो इस प्रोटॉन के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है और उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो नेट फोर्स आएगा वो आउटवर्ड आएगा, बाहर की तरफ निकलेगा, एफ नेट आएगा और वो नेट फोर्स इसको बाहर निकालना चाहेगा, नेट फोर्स इसको क्या निकालना चाहेगा, बाहर निकालना चाहेगा। लेकिन दिक्कत की बात पता है क्या है, अब तक जो रोकने वाला था ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसकी सीमा अब बंद चुकी है, वो उसका अब औकात के बाहर है, क्यों कह रहा है तुम मरना है तो मरो, 10 की पावर -50 साइज बढ़ गई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करेगा, बिकॉज़ इट इज वेरी शॉर्ट रेंज, ये फर्मी साइज तक ही काम करता है, उसके बाद ये काम ही नहीं करता। तो ये न्यूट्रॉन अब इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा पा, ये न्यूट्रॉन अब इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा पा, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि इसके आसपास जो न्यूट्रॉन है, इसके आसपास वाले जो न्यूट्रॉन है वो इसके ऊपर फोर्स तो लगा रहे हैं, बट इट इज नॉट मेकिंग बैलेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं हो रही, किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बीच में। देन ड्यू टू द इम्प्रॉपर बैलेंसिंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये प्रोटॉन फाइनली बाहर निकले, ये प्रोटॉन फाइनली बाहर, ये प्रोटॉन बाहर, ये प्रोटॉन बाहर, और बाहर निकला तो शासक किसी और को भी लेके, इसको कहते हैं हम डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है सारा फिनोमेना, इट्स ऑल अ न्यूक्लियर फिनोमेना, न्यूक्लियस के अंदर तो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब न्यूक्लियस के अंदर से बाहर गया इसको कहते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आपका टूट चुका है। और कब तक टूटेगा, जब तक फोर्स करे, जब तक कि ये फोर्स का बैलेंसिंग ना हो जाए, जब तक कि वो ऐसे उसकी साइज ऐसी ना हो जाए, ऐसी साइज ना हो जाए कि वो एक लाइटर न्यूक्लियाई ना हो, इसी को कहते हैं हम रेडियोएक्टिव disintegration, or you can say this spontaneous disintegration of the nucleus due to the improper balancing of the electrostatic force, वो बैलेंस नहीं होगा, इसी को कहा जाता है रेडियोएक्टिविटी। रेडियोएक्टिविटी इज द फिनोमेना जिसके अंदर क्या हो रहा है, रेडियोएक्टिविटी वो फिनोमेना है जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस हो रहा है। दिस इज द कंप्लीट कहानी ऑफ द रेडियोएक्टिविटी। बेसिकली रेडियोएक्टिविटी में क्या है, आपके पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है, जाहिर सी बात है वो टूटने वाला है, अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसकी साइज बहुत ज्यादा है, तो उसके अंदर फोर्सेस का प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं हो पा रहा, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके अंदर जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग रहा है, इट इज नॉट बैलेंस्ड बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, it is not balanced by the strong nuclear force. So due to the improper balancing of the electrostatic force, this some part of the nucleus breaks, some part of the nucleus disintegrate, वो टूटना, ये जो न्यूक्लियस का टूटना है, इसी को हम कहते हैं रेडियोएक्टिविटी। तो पूरी कहानी समझ में आया ना? हाँ, ये कहानी अब जैसे बड़ी स्टाइल नेक्स्ट 5 होते हैं नहीं, ये कहानी पूरी मेरे नोट्स में लिखी हुई है बर्ड में, आपको ये कहानी एससी वर्मा की बुक में मिल जाएगी, और आप अगर इसको समझ चुके हो तो ये कहानी आपके दिमाग में रहेगी, इसको आप कभी भी दिमाग में लिखना नहीं। आया समझ में नहीं आया?
तो आप हमेशा याद रखेंगे न्यूक्लियस के अंदर ना दो फोर्स काम करते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। जब हम एक स्टेबल न्यूक्लियस की बात करते हैं, स्टेबल न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो उसके अंदर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बराबर होता है। तो ऐसा न्यूक्लियस होता है आपका स्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है। और अनस्टेबल न्यूक्लियस के अंदर कुछ वैसा होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे तो अपने हिसाब से जैसे मर्जी चाहे लिखो। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो मुझे बोल दो, मैं लिखा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर? कहानी? हाँ ये कहानी नहीं यही समझ में आएगा सर, ये आपने समझाया। इसके साथ छेड़छाड़ पसंद नहीं है। बड़ा खतरनाक स्टूडेंट है ये, टीचर भी रहा कहाँ से हो तुम? पूरी दुनिया ही हमको से जंगल से। पिंड से। इसको सब सारी जानकारी है, दुनिया भर की जानकारी लेके बैठा है। चिड़ियाघर के पास बारिश है, बाड़े पे रहता है। वो लिख लो, मैं मिटा दूंगा फिर तुम। नहीं सर तो कल क्लास नहीं है ना? नहीं, कल हम तो लेना चाह रहे थे बट एक प्रॉपर बैलेंस हम नहीं ले पाए। तब परसों से 3 बजे से या आपको आप कल बोल रहे थे 3 बजे से? 3 बजे से ही है वो, आपका वैसे भी टाइम टेबल आ ही जाएगा, तो 3 बजे ही रहेगी क्लास। तो 3 बजे से कितने तक? 3 बजे 4:15 बजे बोल, हमें उसकी लेनी है आरबीडी की क्लास। मेरी भी तो है आरबीडी तो चलेगा। अरे जी हाँ सर ने बोला था लेना है, तो उस टाइम पे 11 पे थे ना, तो सभी तबीयत खराब थी। आरबीडी मेरे बैच में चलेगा, मेडिकल वाला मंडे से। सर एक चीज पूछना था सर। हाँ बेटा। सर आप वो 3 बजे वाले बैच में सर आप सेमीकंडक्टर फिर से पढ़ाओगे क्या? अब क्यों उनको पढ़ाएंगे? अब क्यों पढ़ाएंगे? अब तो ये कैरी ऑन होगा। इस ये न्यूक्लियर फिजिक्स चलेगा 3 दिन, 2 दिन न्यूक्लियर रिएक्शन, 5 उसके बाद वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा। तो ये कैलकुलेशन बोलिए आज, यही होती है। एक भी दिन ज्यादा नहीं। नहीं, इसको मैं 2 में खत्म करने की सोच रहा हूं। ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस हो गया काम खत्म, तो फॉर्मूले लिखा हूं। कहानी सुना दे रेडियो एक्टिविटी की। आया ना? हाँ, कहानी जब समझ में आई गई है तो हम क्या करें? अब 2 फॉर्मूले हैं और रिएक्शन। चलिए सही वाला वो साइड का रहेगा, ये रफ करें इसको। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो ना तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैंने ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। रफ करो जी सर मैं कर दूँ। यस सर जो वो अल्फा बीटा गामा वो इसमें से निकलते हैं। सब इसी में आएगा बेटा, अल्फा डी के बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव इसमें आएगा। वो सब मैंने उसको न्यूक्लियर रिएक्शन में डाला हुआ। ये भी आप एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हो, रेडियो एक्टिविटी से ये क्वेश्चन आता है। कहानी मतलब आपको समझ में आ गई ना? आ गई सर। ये क्या है बेसिकली रेडियो एक्टिविटी। अब हम चर्चा करेंगे रेडियो एक्टिविटी के ऊपर और बस कल खत्म कर देंगे। रेडियो एक्टिविटी खत्म हो गई, न्यूक्लियर रिएक्शन है दोहराओ। मैंने कहा है कि मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। तो एक दिन न्यूक्लियर रिएक्शन भी पढ़ाएंगे, आपको पीवाईक्यू भी सेट करेंगे, न्यूमेरिकल डिस्कशन भी लेंगे। वो फुल में लगभग 3 क्लास। हाँ चैप्टर छोटा है, उसमें फ्री है। अब आता है रेडियो एक्टिव। रेडियो
क्या कहता है रेडियो एक्टिविटी? ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए, ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस इनसाइड द न्यूक्लियस, ड्यू टू द इम्बैलेंस, साथ में भी चलेगा। नहीं पहले सुन लो, इम्बैलेंस of forces inside the nucleus, inside the nucleus, inside the nucleus. A nucleus spontaneously disintegrate. A nucleus spontaneously disintegrate into the other lighter nuclei, into the other लाइटर nucleus spontaneously disintegrate into other nuclei, into other, सुनिए एक चीज को ध्यान सुनिए, ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस इनसाइड द न्यूक्लियस, ये इम्बैलेंसिंग क्यों हो रही है? इम्बैलेंसिंग क्यों हो रही है? because limited range of the range of nuclear force, limited range of the nuclear force as it is applicable only at separation of 10 की पावर -50, लेकिन जैसे ही साइज बढ़ेगा, as the size of the nucleus increases, as size of nuclei increases, जब साइज बढ़ती जाती है ना, न्यूक्लियर की साइज बढ़ेगी, तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो रिलेटिवली क्या होता जाता है? वीक होता जाता है। रिलेटिवली क्या होता जाता है? वीक हो जाता है। लग तो रहा है उसके पास में जो न्यूट्रॉन है वो लगा तो रहे, लेकिन दे आर नॉट मेकिंग प्रॉपर बैलेंस, विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ओवर दिस पार्टिकल। तो उसकी वजह से एक इम्बैलेंसिंग ऑफ फोर्स बन गया, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। उस इम्बैलेंस ऑफ फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस की वजह से क्या हो रहा है? न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट हो रहा है। न्यूक्लियर क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेट हो रहा है। दिस phenomena is called radioactivity। इसी को हम कहते हैं बेटा रेडियो एक्टिविटी। दिस phenomena is what? radioactivity। आराम से लिख लीजिए। लिख लिया? अब क्या हो? तो जो सब्सटेंस लिख लीजिए कोई पता है समझ में? हाँ सर रफ करें इसको। हाँ बेटा समझ में आ गया। अब ना एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि ये सारा भी लिखना था इधर का, सब लिख लिया। एक चीज तो आपको समझ में आ गई, न्यूक्लियर फोर्स की अपनी एक रेंज है, न्यूक्लियर फोर्स की अपनी एक, उस रेंज में ही ये न्यूक्लियर फोर्स काम करेंगे।
अगर आपके पास में कोई एक बहुत हैवी न्यूक्लियाई है जिसका मास बहुत ज्यादा है, जिसका मास एटॉमिक नंबर क्या है बहुत ज्यादा है, अगर आपके पास कोई हैवी न्यूक्लियाई है, अगर आपके पास पूरा हैवी न्यूक्लियाई मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि एटॉमिक नंबर ए ग्रेटर देन 200, जनरली हम बात कर रहे हैं ए ग्रेटर देन 200, ए ग्रेटर देन 200, रेडियो एक्टिविटी को आप फील कर सकते हो, रेडियो एक्टिविटी को आप क्या कर सकते हो फील कर सकते हो, मतलब ऐसा होता है जनरली रेडियो एक्टिविटी टेक्स प्लेस एट ए ग्रेटर देन 200। जो यूरेनियम है जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसके ऊपर पूरी चर्चा चलती रहती है, उसका एटॉमिक नंबर 235 होता है। कितना होता है 235 होता तो और में भी है, लेकिन वो नेचर में एग्जिस्ट करना चाहिए, उसका एबिलिटी होना चाहिए। तो हम जनरली यूरेनियम के ऊपर चर्चा करते हैं, है ना, यूरेनियम है, थोरियम है, तो इन सब का जो मास नंबर होता है वो 200 से ज्यादा होता है। तो कभी मेरी कहानी स्टार्ट हुई है, तो सपोज करो ये कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये सपोज कीजिए कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इट इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है बेटा, इसका मतलब इसके अंदर डिसइंटीग्रेशन तो होगा, इसके अंदर क्या होगा डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसइंटीग्रेशन की वजह से क्या होगा, ये जो सब्सटेंस है ना ये टूटेगा, टूटेगा तो इससे आपको एक दूसरा न्यूक्लियर बनेगा, क्या बनेगा ये दूसरा न्यूक्लियर, तो इसको कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियर। ये था आपका पेरेंट न्यूक्लियर, इसको कहते हैं बेटा जनरली नोमेनक्लेचर है, उससे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, डॉटर न्यूक्लियर। क्या है ये, इसके बारे में दो बातें हैं, इट इज स्मॉलर इन साइज, लाइटर इन वेट, स्मॉलर इन साइज और लाइटर इन, जाहिर सी बात है वो तो बच्चे को बताएंगे, इससे तो कम ही होगा, डॉटर है तो। लेकिन जब एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट होता है इनटू द लाइटर न्यूक्लियर, लिसन मी वेरी केयरफुली, आपको ये सारी चीजें लिखनी है। व्हेन अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जब एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट होता है, डिसइंटीग्रेट क्यों होता है, ताकि ये स्टेबिलिटी को अचीव कर सके, ताकि ये इनिशियली अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज अनस्टेबल न्यूक्लियर, इसके अंदर जो न्यूक्लियर है वो क्या है अनस्टेबल, तो ये बेटा डिसइंटीग्रेट होता है ताकि ये किसमें आ जाए स्टेबल न्यूक्लियर की फॉर्म में आ जाए। तो एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट होता है जस्ट टू अचीव स्टेबिलिटी इनटू द लाइटर न्यूक्लियर, और when it disintegrate into the lighter nuclei, it emits excess amount of energy in the form of radioactive radiation। तो जब ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एक डॉटर न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेट होगा टू अचीव इट्स स्टेबिलिटी, तो ये बहुत हाई अमाउंट में बहुत ज्यादा एनर्जी को क्या करने वाला है, एमिट करने वाला है, रिलीज करने वाला है। इट emits energy, it emits energy in the form of radioactive radiation, basically this excess energy, ये जो excess energy है ना, emits excess energy, it emits excess energy, it emits excess energy. This excess energy is the cause of unstability, this is the cause of unstability, और ये इस excess energy को emit कर देता है। काफी लेट ही हो गया, हमको तो लगा भूल गए, मैं सब ठंडी रहने दूंगा आपकी बात, लेट लाया मैं। It emits the excess energy in the form of radioactive radiation। तो जब भी एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का डिसइंटीग्रेशन होता है
तो वो लाइटर न्यूक्लियाई में तो टूटेगा ही, साथ साथ एनर्जी भी रिलीज करेगा। वो एनर्जी हमारे काम की होती है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है साहब, हम साइंस को अच्छे काम के लिए यूज करें बुरे काम के लिए। अच्छे काम में यूज कर लो, न्यूक्लियर रिएक्टर बना लो, वही काम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करो। बुरे काम के लिए यूज कर लो, एटम बम बना लो, मार तो दुनिया को, मर जाओ। यही है और क्या है। सर लेकिन इतने अनस्टेबल एलिमेंट बनते कैसे हैं? बताते हैं बेटा अभी। अपने वर्ड में लिख लेना, a radioactive substance achieve stability by disintegrating into the lighter nuclei and it releases large amount of energy in the form of radioactive substance. So when a radioactive substance disintegrate into the lighter nuclei, that we call as daughter nuclei, which is smaller in size and lighter in weight. और जिसका डिसइंटीग्रेशन होता है उसको हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। उसको क्या कहते हैं? रेडियोएक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की थी? नहीं, रदरफोर्ड तो न्यूक्लियस का करके था। मैरी क्यूरी। हाँ, मैरी क्यूरी। मैडम क्यूरी का भी नाम आता है, लेकिन जो इसका श्रेय दिया जाता है वो हेनरी बैकरल को दिया जाता है। इसको हेनरी बैकरल। मैंने पढ़ा है। चलिए लिख लिया। याद नहीं आता चलो रफ करें। मतलब आप इसमें ऐसा भी लिख लेना, in the form of nuclear reaction X that disintegrate into Y plus radioactive radiation, radioactive radiation, that is nothing but it's the energy. This X we call as parent nuclei. This one is the daughter nuclei. Daughter nuclei. अब दिक्कत तो ये आती है, ठीक है रेडियो एक्टिविटी भी होंगे, लेकिन हम इसको मेजर कैसे करेंगे? क्या मेजर कैसे करेंगे? वो तो हमें पता चल गया कि चलो ठीक है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है, बट आप उसको मेजर कैसे करोगे? इट इज इसका जो मेजरमेंट का जो यूनिट है, अगर आप इसका मेजरमेंट देखो तो वो है बेटा इसका यूनिट डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। क्या है? डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। अब डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड 1 डीपीएस को 1 बैकुरल कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 बैकुरल। बैकुरल लेकिन बहुत छोटा यूनिट है, इसलिए इसके लिए हम बहुत बड़े-बड़े यूनिट भी यूज करते हैं, जैसे रदरफोर्ड है, क्यूरी है, ये सब इसी के यूनिट है। अगर आप मेजरमेंट ऑफ रेडियोएक्टिविटी देखो ना बच्चों,
पहले मेरी कहानी सुन लेना, इसका मतलब क्या है, फिजिकल मीनिंग समझ में आना चाहिए। मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी को मेजर किया जाता है, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ DPS, दैट इज डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। दिस इज, मैं अब DPS ही लिखूंगा, जहां भी लिखूंगा, और आप अपने आप समझ जाएंगे दिस इज डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। इस क्लास में नीट वाले बच्चे भी हैं क्या? यस सर। तो लॉग और थोड़ा सा एंटी लॉग आपको पढ़ना पड़ेगा, अब इसमें काम आने वाला है। जनरली यहाँ से क्वेश्चंस अगर नीट में पूछा जाता है तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है, आप कर लेंगे, कम पूछा जाता है नीट में। डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, अब सुनिए अभी, तो ये जो 1 DPS होता है ना, दिस 1 DPS इज इक्वल टू 1 BQ, बैक्यूरल। ये क्या है? ये बैक्यूरल, बैक्यूरल, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी, इसको बैक्यूरल कहते हैं, बैक्यूरल साइंटिस्ट थे हेनरी बैक्यूरल। इन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया, लेकिन साइंस आउती मानती प्राण, तब जाके कुछ चीज समझ में आती है। जब इन्होंने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था ना, तो उससे जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकले, उस रेडियो एक्टिविटी के रेडिएशन के कैंसर की वजह से खुद भी चले गए। और आता है मैडम क्यूरी को भी, मैडम क्यूरी ऐसे साइंटिस्ट को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल मिला हुआ। ये बहुत छोटी यूनिट है, जैसे मैं आपसे कहूं 5 DPS है, तो इसका मतलब है 5 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो गए पर सेकंड। 50 DPS है रेडियो एक्टिविटी, इसका मतलब ये है कि 50 न्यूक्लियाई 50 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकंड, ये इसका फिजिकल मीनिंग है, डिसइंटीग्रेटेड पर सेकंड, पर सेकंड। लेकिन ये बहुत छोटी यूनिट है, 1 DPS बहुत छोटी यूनिट। इसके लिए हमने बड़ी बड़ी यूनिट बनाई, 1 रदरफोर्ड दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 DPS। 1 क्यूरी, मैडम क्यूरी, क्यूरी के लिए CI आता है, क्यूरी। 1 क्यूरी दैट इज इक्वल टू 3.7 into 10 की पावर 10 DPS। ये सब इसी की यूनिट है, ये बिग यूनिट है। चलो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। कल इसकी डेरिवेशंस करने वाले हैं, रेडियो एक्टिविटी की, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल। दैट्स इट फॉर रिव्यू। एक पार्ट, ठीक है। हालांकि इसमें छोटी छोटी सी चीजें हैं और मुझे नहीं लगता उन सब के लिए आपको ज्यादा दिक्कत देने वाली बात है। यही सब इसका जो मेन है, यही से एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही हम आपको करा देंगे। और डेरिवेशन भी मैं करा दूंगा 12th वाले बच्चों के लिए, हाफ लाइफ की, मीन लाइफ की, सारे डेरिवेशन वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने कुछ छोड़ा नहीं। गुड नाइट फ्रेंड्स।